नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं आशीष और आज हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि पिछले दिनों में जैसे ही चुनाव हुए, इलेक्शन हुए और फिर नई सरकार इलेक्टेड हुई, लेकिन उसके बाद में जो हर रोज़ हम देखते हैं कि नए हमें हर 3-4 दिन से, पिछले 5 दिन से रोज़ नए बम धमाके हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जिसके कारण हम ये बम धमाके रोज देखने को मिल रहे हैं कि सरकार बनते ही एकदम से अचानक से ये क्या हो गया कि इसकी वजह से हमें ये रोज ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। क्या इसका असर हम यूं समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई साजिश है, या फिर इसमें 2-3 कारण आप हो सकते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक तो सीधा ये है कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल नेता हैं वहाँ के, उनकी मिलीभगत तो बिल्कुल है, क्योंकि सरकार में अभी 2-3 बड़े नेता जो हैं कश्मीर के, वो चुनाव हारे हैं। तो चुनाव हारे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि चुनाव हारने का इम्पैक्ट जो है वो उधर सीधा दिख रहा है कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, इधर शपथ ली नई सरकार में, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बने, उसके बाद में जिस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, तो ये घटनाएं कोई आम घटना नहीं है। अगर इस तरीकों को अपन देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें भारतीय सेना के संबंध में, तो इतनी मुस्तैदी से भारतीय फौजें जो हैं वहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई भी एक स्टेट, भले ही वो जरूरी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर ही हो, भारत इस देश का कोई भी स्टेट हो सकता है, जैसे कि आम और कोई दिल्ली स्टेट है, एमपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, वैसा और भी कोई स्टेट वैसा ही जम्मू कश्मीर भी है। तो ऐसा क्या है उस जम्मू कश्मीर स्टेट में जिसमें कि इतनी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जितने कहीं और नहीं हो रहे? इस बात की बिना किसी लोकल सपोर्ट के तो इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता कि 4 दिन में 4 अलग अलग जगहों पे कोई भी, कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना किसी अंदरूनी सपोर्ट के। ऐसे नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना चाहिए साथियों कि सबसे पहले तो जो निराशा हाथ में लगी है, सरकार हालांकि इतनी ज़्यादा मजबूत इस बार नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए थी। लोग अनुमान लगा रहे थे, किसी भी पार्टी की हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी मजबूत सरकार होती है देश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है, और इस बार सरकार थोड़ी कमजोर है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या उस सरकार की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या इसी कारण से कि सरकार कमजोर है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? क्या इसी कारण से कि कुछ विपक्ष के नेता चुनाव हार गए हैं, जो अपना बदला लेने के लिए कश्मीर घाटी में या फिर श्रीनगर में या फिर वहाँ का एरिया है जो थोड़ा उस तरीके का है कि वहाँ पे आतंकवादियों को या फिर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने में थोड़ी आसानी होती है, उस तरीके का एरिया है जो कि आसानी से कवर हो जाता है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं, और मिलिट्री मूवमेंट जो है इतनी तेजी से और बहुत हार्ड सिचुएशन होती है, उसमें अगर 1-2 लोगों के, 5 लोगों के लिए ऐसा कोई गलत कार्य को अंजाम दिया जाना कि बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है साथियों। तो हमें ये देखना चाहिए कि इसके जिम्मेदार कौन है। हमें आतंकवादियों को मारने के बजाय हमारी सरकार को चाहिए कि सरकार इस बात की जांच कराए कि इनके पीछे जो ये काम हो रहे हैं, ये जो संगठन है, जो टेररिस्ट जो आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, इनको बुला कौन रहा है स्टेट में? अगर हर कोई मारने के लिए लगा हुआ है स्टेट में कि इनको मारो, आतंकवादी हमें नहीं चाहिए, हमें टेररिस्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो फिर ये आ क्यों रहे हैं? दूसरी बात, ये आ रहे हैं, यहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो इनको भेजने वाले कौन है? क्योंकि कोई सिर्फ एक ग्रुप है, चाहे आप किसी भी हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लें या हाफिज सईद का, कोई भी किसी भी कोई आतंकवादी संगठन का आप नाम लेते हैं, तो केवल संगठन इस वजह से नहीं काम करता है। संगठन को काम करने के लिए उसके परिणाम ये हो सकते हैं कि क्या तो अगर पाकिस्तान करवा रहा है तो जो पीओके में हो रहा है उसका जवाब देने के लिए करवा रहा हो, कि जो भारत ने जिस तरीके से पीओके में घटनाएं हो रही हैं उसका फायदा उठाया है, उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह का जो शुरुआत जो है वो की हो कि वापस से फिर से वही बीजेपी सरकार जो बन गई है, तो इसका जवाब देने के लिए कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए ये किया हो सकता है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात साथियों ये है कि एक जो अभी चाहे नेता जो है विपक्ष में थे वो हारे हैं, तो उनकी एक खुन्नस हो सकती है, कुंठा हो सकती है,
जिसका वो बदला इस सरकार से लेना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, या फिर लोकल के जो वहाँ के असामाजिक तत्व हैं कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं और उनकी एक्टिवनेस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोकल इनकी इन्वॉल्वमेंट अगर ख़त्म नहीं हुई, अगर भारत की फौजें नहीं तोड़ पाई लोकल इन्वॉल्वमेंट को, तो मुझे नहीं लगता कि ये आतंकवादी घटनाएं इतनी जल्दी रुकेंगी। हालांकि एक बात अगर हम देखें कि जिस तरीके से की जाती है कि पीछे हमलों में हुई है पिछले 10 साल में, 15 साल में, कि उससे पहले जो हमले होते थे उसके पहले की सरकारों में 14 के बाद उसमें बहुत एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई गई है और बहुत हद तक कंट्रोल भी, खासकर अगर हम देखें तो जिस तरीके से नक्सलियों पर कंट्रोल किया गया है, कश्मीर में आपके मुंबई में धमाके होते थे, जयपुर में धमाके होते थे और दिल्ली में धमाके होते थे, जहां ट्रेन में बम रोज सूचना मिलती थी कि वहां पे बम हो सकता है, यहाँ पे बम हो सकता है। रोज पुलिस की, फौज की भाग दौड़ मची रहती थी पूरे देश में। उसको एक सीमित एरिया तक कंट्रोल करके रखा गया है और वहां भी उसे पूरी तरीके से एकदम से यूं कहें कि अगर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से वहां की पुलिस और मिलिट्री जो है वो कोशिश कर रही है कि जैसे भी करके इसको किसी भी तरीके से एकदम बिल्कुल जीरो किया जा सके, खत्म किया जाए और वहां के लोग जो है अपनी आम जिंदगी खुशी खुशी जी सकें। दूसरी बात जो है वो उभर के इसलिए सामने आ रही है कि हम जो है समाज के लोग क्या इस तरीके की घटनाओं के लिए रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं पिछले से बातचीत करनी चाहिए या फिर वो करना चाहिए जो इस देश को सजेशन देते रहते हैं। वो काफ़ी सालों तक इस देश में उनके खानदान के लोग मुख्यमंत्री रहे, इस राज्य के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो रहे, तो मुख्यमंत्री और एक राज्य के जो कि एक कुछ लगभग वाल्मीकि परिवारों को एक सामान्य नागरिक का दर्जा नहीं दिलवा पाए पिछले 50 सालों में, जो एक तरीके की कुंठा से भरा जीवन जीते रहे, जिनको सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई के अलावा कोई और काम नहीं करना था, सिर्फ धारा 370 के अलावा। तो हम देख सकते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट जो कि बना हुआ है जम्मू कश्मीर, जिसमें कि कागजी तौर पे जो धारा 370 है वो तो हट चुकी है, लेकिन जो आंशिक रूप से लोगों के दिमाग में जो धारा 370 लगी हुई है उसको भारत सरकार कैसे हटाएगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। क्योंकि ऐसे नेता जो कि आपके फौजों के, आपके जवानों के, आपके लोगों के कातिल हैं, वो लोग उनकी तरफदारी करते हैं, तो संदेह होता है कि बहुत बार ये संदेह हो जाता है कि क्या ये भारत के ही नागरिक हैं, क्या ये भारत के लिए ही के लोगों के लिए ही काम करते हैं या फिर कहीं किसी दूसरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये भले ही वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। अब की बार जो इन लोगों के साथ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। हालांकि 2-3 ऐसे चेहरे हैं जो अमृतपाल जैसे जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, इनको काउंटर करना चाहिए था। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो गलत मानसिकता रखते हैं, देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं, कन्हैया जैसे लोग, जो अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो कहते हैं कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं, सीधी सी बात यह है कि देश को तोड़ने वाले लोगों को काउंटर करना चाहिए। इनको देश में जीतने के लिए तो छोड़िए, इनको वोट चुनाव लड़ने के नाम पे इनको लोग नहीं मिलने चाहिए। इनको ये इनकी हालत ऐसी होनी चाहिए इस देश में कि ये चुनाव लड़ें, लेकिन इस देश की कुंठा, इस देश की लोग क्या है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको गाली देने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले वही लोग होते हैं। इस देश में ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की सपोर्ट करते हैं और वो तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं कहलाते जब तक इस देश के बहुसंख्यक समाज को गाली नहीं देते, खासकर हिंदुओं को। हालांकि ऐसी कोई विडंबना बहुत बड़ी नहीं है कि ये कोई नई बात हो, क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज हजारों साल से गाली सुन रहा है, हजारों साल से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। सबसे पहले पारसियों ने अपना, जिसको आज आप ईरान कहते हैं, खोया। उसके सबसे पहले पारसियों ने अपना, जिसको ईरान कहते हैं, खोया। उसके बाद में आप कहें कि अफगानिस्तान आपने खोया। हिंदुओं का बहुत बड़ा जो है हिस्सा था अफगानिस्तान में, इसको कंधार आप इसको जिसको आज बोलते हैं, जो क्षेत्र गांधारी महाभारत के समय में, वो बहुत पुराना क्षेत्र भारत का, हिंदू कुश पर्वत तक भारतीय सीमाएं मानी जाती।
उसके बाद आपने खोया अफ़गानिस्तान तो खो चुके हैं, उसके बाद आपने पाकिस्तान खोया। पाकिस्तान के लाहौर में जो आज इंटेलेक्चुअल हिंदू जो बात करते हैं, वो उस टाइम पे 1947 से पहले 35 में कहें या फिर 1930 में अगर हम ये बात कहें कि लोग ये मानते थे कि जो आज कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहाँ पे लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आज लोग ये देखने ही नहीं चाहते। आज लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं बैठा रहूं शांति से। नहीं, आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। ऐसी ज्यादतियाँ जो समाज में हो रही हैं, उनके खिलाफ आपको काउंटर करना होगा। अगर ये समाज जागरूक नहीं होगा तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर वक्त रहते जागरूक नहीं हुए तो जो हालात आपके अफगानिस्तान में बने, जो हालात आपके पाकिस्तान में बने, जो हालात आपके बंगाल में बने, जो हालात आपके कश्मीर में बने, वो ज़्यादा पुराना मामला नहीं है। कश्मीर का मामला यूँ कहें तो 1992 के आसपास की ही बात है। एक ही रात में आपके 5 लाख लोगों को और मार दिया गया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आरे में बीच में से चीर दिया गया। आपकी महिलाओं का रेप किया गया। और पिछले 1000 साल में आपको क्या लगता है कि आपने कुछ नहीं खोया? आपने बहुत कुछ खोया है। आप अपने पूर्वजों से पूछ नहीं सकते, वो आपको बताना नहीं चाहते, आप बच्चे हैं उनके। हम सभी को ये चीज़ें सीखनी होंगी। हमें ये समझना होगा कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं, और हम आगे आज जो कर रहे हैं उसका आगे क्या असर पड़ेगा। ये इस देश के समाज को सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत में एक प्लान के तहत इस देश में काम किया गया। एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था PFI। उसका अभी हम देखेंगे पिछले दिनों के मुंबई पुलिस और CBI ने एक जो है जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करी है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि PFI का टारगेट था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो अगर इतनी बड़ी कोई संस्था है और वो इस लेवल पे काम कर रही है तो ये सोचने वाली बात है। भले ही आज आपके पास कुछ क्षेत्र बचे हों, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलिए छोड़िए 1992 छोड़िए, बहुत पुरानी बात हो गई है। आप 1 महीने पहले की बात ले लीजिए, 15 दिन पहले की बात ले लीजिए, 4 महीने पहले की बात ले लीजिए। जयपुर में, दिल्ली में, राजस्थान के लोगों के लिए जयपुर है, वहाँ पे आप अगर अपने अखबार खोलिए या गूगल खोल के देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आपको हज़ारों ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहाँ पे आपके लोगों की दशा क्या है, क्या हाल है उनके। वो लोग आपके जो हैं वो मकान बेच के जा रहे हैं और आप सो रहे हैं आराम से। आपकी हर देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे मजार बनी हुई है। किस तरीके से आपके जगह को, आपके लोगों को, आपके मंदिरों को, आपके घरों को कब्जा किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। इस देश का समाज जो थक गया है 1000 साल से लड़ते लड़ते, उसने अपनी सत्ताएं ऐसे लोगों को सौंप दी हैं जिसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जिनको उन्होंने सरकारें सौंपी, जिनको उन्होंने पावर दी कि आप हमारे ऊपर रूल करें, आप हमें चाहिए कि आप इस देश को गवर्न करें, आप इस देश को चलाएं। उन्होंने ही इस देश के लोगों को काटा जिन्होंने वोट दिया। आप देखेंगे कि इस चुनाव में एक सबसे बड़ी घटना ये घटी कि इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है वो 8,500 रुपये के पीछे दौड़ा, और एक अल्पसंख्यक समुदाय जो कि इस देश का लगभग 20% या 25% के आसपास, 20-25 करोड़ लोग हैं, और वोट उसमें से होंगे कम से कम 15 करोड़ के आसपास। वो उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि उस पार्टी ने वादा किया था कि इस देश में सबकी संपत्ति बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके खात्मे की तैयारी किस तरीके से की जा रही है। आपको प्रोपेगेंडा के तहत आपको फंसाया जा रहा है। आपको 8,500 रुपये दिए जा रहे हैं, सरकार आपको 8,500 रुपये दे भी देगी, लेकिन 8,500 रुपये दे के आपकी प्रॉपर्टी किसी के साथ बांट दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। आपके 8 लाख की प्रॉपर्टी है, आपके पास 2 लाख रुपये की बचेगी। तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? 8,500 रुपये ज़्यादा अच्छे हैं? ये आपको, समाज को, अपने लोगों को आपको खुद सोचना चाहिए। आप खुद तय करेंगे ये चीज़ें कि आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता इस मामले में, आप खुद समझदार। लेकिन आप सोचना नहीं चाहते क्योंकि आप समाज के उस हिस्से में हैं कि आपने समाज में आपने सोचना बंद कर दिया है। आप लोगों को लगता है कि आपके गांव के, आपके घर के, ज़िले के ठेकेदार जो हैं वही आपको इस बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप यूँ कहें कि आपके MP MLA जिनको आप अपना जिम्मेदार समझते हैं, वोट देके आपका अपना नेता चुनते हैं, वही नेता इस देश की पंचायत में या राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में जब लोकसभा विधानसभा में जाते हैं तो सबसे बड़े चाटुकार बनते हैं। और वहाँ पे किसी भी पार्टी या दुकान को ले लीजिए जिसमें लोग हैं, सरकार चलाने वाली दुकानें हैं,
उन दुकानों के अंदर से जो फैसले निकलते हैं और जिन दुकानों की सदस्यता आपके नेता ने लिए हुए हैं, भले ही वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दुकान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं, आपको अपना नेता चुन रहे हैं, वोट दे रहे हैं, किसी को भी दें, वो क्या कर रहा है, विधानसभा में क्या बोल रहा है, क्या उठा रहा है, लोकसभा में क्या बोल रहा है, आपको पता भी नहीं है। लेकिन आपके लिए एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है कि आपकी ज़मीन आपके घर पे आपके सिग्नेचर के बिना, आपकी मर्जी के बिना आपका बेटा भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस देश की केंद्र सरकार ने 2013 में बना दी थी, और ऐसा कानून उस पर पास कर दिया था कि आप अगर उसने आपके घर के ऊपर दावा कर दिया, सिर्फ बोल दिया कि हमें लगता है कि ये हमारी संपत्ति है और इसे खाली कराया जाना चाहिए, तो सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, एसएचओ मान लीजिए या एसपी मान लीजिए, जो भी है, उसको एक नोटिस जाएगा। आप उसके खिलाफ जिला न्यायालय में, छोड़िए बहुत छोटी बात है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उसके लिए आपको उन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिन्होंने आपके यूँ कहें कि मैंने आपको घर में गया, मैंने आपको वार्निंग दी कि 5 दिन में आप मेरा घर खाली कर दीजिए, और अगर आपने घर खाली नहीं किया तो कल मेरे 2 लोगों के सामने आपको ये साबित करना होगा कि ये घर आपका है। अब बताइए, इतनी बड़ी बात आपकी सरकार ने 2013 में लेके बिल पास कर दिया और आपके नेताओं ने आपके क्षेत्र में आके बताया नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपके नेताओं की जिम्मेदारी है ना। आपके नेता अगर गुलामी पे उतर आए हैं, तो अगर चाटुकार हैं आपके नेता, तो उनको बदलना चाहिए, भले ही कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्टी का हो, कोई संगठन का हो, कोई कुछ हो, सब अपनी अपनी मर्जी के हैं, सबको क्रेडिट चाहिए। अगर किसी के घर में कोई खुशी का माहौल है तो उसको क्रेडिट चाहिए, वो आएगा फोटो खिंचाएगा। किसी के घर में कोई गम का माहौल है तो आएगा, बैठेगा आपके साथ 5 मिनट। ये सब चीज़ें समाज में चलती रहती हैं, लेकिन अगर इस देश को बचाना है, भले वो अलग चीज़ें हैं, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आज, आप जो मुंह फेर के चल रहे हैं कि समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये 4 लोग जो हैं इनसे मेरा झगड़ा चल रहा है, या फिर इनकी शक्लें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं आए, आपको मेरा नहीं आए, लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने इस राष्ट्र को गर्त में डालते हैं। आपके हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार लोग एक ही रात में काट दिए गए थे, आपको उन बलिदानों का कर्ज नहीं चुकाना चाहिए? क्या आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इस दुनिया में आप आज आपके सामने ये अस्तित्व पे आपके सवाल खड़ा हो गया है इस देश में कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिस मुल्क के लोगों ने, जिस सभ्यता ने, जिस संस्कृति ने कभी किसी दूसरी संस्कृति पे, देश पे, सभ्यता पे हमला नहीं किया हो, हमेशा से किसी दूसरी संस्कृति को अपने अंदर समाया हो, उसको अपने अंदर जगह दी हो, स्थान दी हो, भले ही वो कोई भी हो। और क्या होता है कि अचानक से एक 1400 साल पहले एक कोई धर्म नहीं कह सकते, कोई मजहब जन्म लेता है और वो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से खतरा बन जाता है, और खासकर सबसे ज़्यादा आपके सनातन समाज के लिए। आपके धार्मिक संगठनों पे हमले होते हैं, आपके होटल पे हमले होते हैं, आपके रेलवे स्टेशन पे हमले होते हैं, आपके घरों में बम धमाके होते हैं, आपकी बेटियां घरों से उठा ली जाती हैं, आपकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं, आपके घरों के सामने प्रदर्शन किए जाते हैं। दिल्ली में आपको शाहीन बाग बना के आपको अपने घरों में पैक कर दिया जाता है, अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं आपको डराने के लिए, और आप लोग डर जाते हैं। क्या आप इतने कमज़ोर थे? इतने कमज़ोर तो आप नहीं थे, कम से कम इतना तो थे कि भले ही 2 रहें या 5 रहें, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठाएं, गोली चलाएं, तलवारबाजी करें, चाकू नहीं, किसी को मार दें, ऐसी नहीं। आप संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, जिस भी राष्ट्र की संस्कृति जिंदा रहती है तब तक राष्ट्र जिंदा रहता है, रूल चाहे कोई भी करे। हम अभी फिलहाल जो है वो हमारी संस्कृति को बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। संस्कृति को नाकामयाब बचाने में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज अगर हम देखते हैं हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं, तो आज छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो सबको, किसी को सनी लियोनी बनना है, किसी को क्या कोई एक्ट्रेस बनना है, किसी को काजोल बनना है, किसी को ऐश्वर्या राय बनना है, किसी को, हर चीज़ को अगर आप देखें तो कोई ना कोई, हर लड़की लगभग कोई टिकटॉक पे, कोई इंस्टाग्राम पे ठुमके लगा रही है, अपने
अतरंगी वस्त्र पहन के अलग अलग तरीक़ों से अगर हम देखें भरे पड़े हैं अश्लील वीडियो से। आपके ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सारे, फेसबुक तो अय्याशी का अड्डा बन चुका है। ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते हैं, शर्म आती है फेसबुक खोलने से भी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि आपके बच्चों में कोई भी एक इंटरेस्टिंग अगर आप तरीके से आपने नहीं बताया उनको कि आपके बाप दादा क्या थे, आपके पूर्वज क्या थे, तो ऑब्वियसली ये बात है कि वो जो देखेंगे वही करेंगे। लेकिन अगर उनको इस बात का बोध हो जाए कि भाई आपके दादी का, आपके परदादी का, आपकी 5 पीढ़ियों पहले फला इस इंसान ने ये रूल लगाया था कि बलात्कार अपराध नहीं है, इसने 10,000 लोगों को मारा था, इसने इतनी औरतों के साथ रेप किया, ये इतनी औरत। आप अगर इस देश के बहुसंख्यक समाज को अभी भी शर्म नहीं आती है कि इनकी औरतों को नंगा करके अफगानिस्तान में ले जाके 2-2 रुपए में बेचा गया था, 1-1 रुपए में बेचा, बोली लगाई गई थी अफगानिस्तान में, अगर यूँ कहीं गजनी में, तो उसके बाद भी अगर इस देश के समाज को शर्म नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये समाज कोई जिंदा रहने के लायक है। इस समाज को एक बार उठना होगा और लड़ना होगा। जिस तरीके से आपके धार्मिक संगठनों पे, धार्मिक यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये टारगेटेड नहीं है? आतंकवाद का कहने, कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों सिर्फ इस देश में, हिंदुस्तान में, ये आतंकवादी हमले होते हैं किसी धार्मिक यात्रा पे? एक बार कट पे तो देखो जरा, सऊदी अरब में कोई आतंकवादी हमला अगर किसी को चाहिए कि करना हो तो सऊदी अरब में देखे। अगर कोई धर्म नहीं होता तो हमने तो नहीं देखा कभी कोई हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहाने बनाने की होती हैं कि ये सब एक नैरेटिव जो है वो बनाया जाता है कि किस तरीके से मुंबई हमले के लिए लोग बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, उनसे हमला करवाया जाता है और उसमें फिर आप ही के गृह मंत्री इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके जो रो के प्रमुख जो किताब लिखते हैं कि उसमें अरे बहुत ऐसी हज़ारों और लाखों चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि जो चीज़ें आपके देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ आप ही के देश के जयचंदों का रहा है। इस देश में अगर जयचंद पैदा ना होते तो ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क होता जो आज अमेरिका राज कर रहा है इस दुनिया में, आज भारत राज कर रहा होता। जो हैसियत आज आप सोचते हैं कि अमेरिका की है, फलाना की है, लंदन की है, जर्मनी की, जापान की, वो आज आपकी होती। लेकिन आपकी औकात नहीं थी। आपके सांस्कृतिक मूल्य तो ऊंचे थे, लेकिन उन मूल्यों की रक्षा कर पाना आपके बस की बात नहीं थी। आपका ज्ञान जला दिया गया, आपकी किताबें जला दी गई, आपका सब कुछ जला दिया गया। भाई आपके दिमाग को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि अगर आपकी बच्चों को कोई रास्ते में छेड़ता है, कोई शुअर, कोई गलत प्रवृत्ति का आदमी अगर आपकी बच्ची के साथ कोई अपशब्द बोलता है, तो आप उसको ये नहीं कहते हैं कि भाई क्यों गलत किया, उसको नहीं गलत करते हैं। आप कहते हैं कि बेटा कल इस रास्ते से मत जाना, कल इधर वाले रास्ते से चले जाना। ये आपकी मानसिकता हो गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो इधर वाले रास्ते पे भी आ गया तो घर बिठा लेंगे, और वो घर पे भी आ गया फिर कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? उसके बाद है कोई जगह? इससे अच्छा है ना कि पहले ही उसका इलाज कर दो, ताकि वो दोबारा देखे नहीं। आपकी बच्ची तो सेफ रहेगी, आपके समाज में, आपके परिवार के, आपके खानदान के, और आपके 10 परिवार हैं आप ही के समाज के, आपके गांव के लोगों की, आपकी बच्चियां, बहन, बेटियां आप ही की सुरक्षित रहेंगी। लेकिन नहीं, फिर होता ये है कि आखिर में वो बच्चियां या तो सुसाइड करती हैं या फिर उनका कुछ और शादी वादी करके ज़बरदस्ती इधर उधर कर दिया जाता है और उनसे छीन ली जाती है उनकी आज़ादी। आपको चाहिए कि समाज को चाहिए कि ये समाज जो है वो बदले, अपने ताकत का, अपने परिचय का, ये अपने पुरुषार्थ की पहचान करे। ये राष्ट्र, लोग आप ही के राष्ट्र में, आप ही के धर्म पे, भले ही वो कोई भी हो, जाति हो, कुछ भी हो, लोग कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, उसका कोई है, कुछ नहीं है। लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपके ऊपर, आपकी संस्कृति पे, आपके नैतिक मूल्यों पे हमले हो रहे हैं, ये कोई यात्रा पे किसी हम यूँ कहें कि वैष्णो देवी की यात्रा हो गई है, या फिर अगर हम यूँ कहें कि बाबा बर्फानी की जो यात्रा है उस पर खतरा, ऐसा कोई नहीं है। यह आपके नैतिक मूल्यों पे खतरा है कि हम आपको वहाँ टारगेट कर सकते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे सबसे बड़ी पूरी दुनिया में बहुत सबसे मोस्ट टैलेंटेड, पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी में से एक भारत की आर्मी लगी है, उसको सुरक्षा देने में अगर वहाँ पे वो लोग आके हमला कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, और आपको लगता है कि नहीं यार वहाँ हो रहा है, सांप आपकी चारपाई के नीचे भी है, फर्क इतना है कि आपको दिखाई नहीं दिया, इसलिए आप निश्चिंत होकर सो रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आप
इस देश का समाज, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिताजी, जितने भी लोग, अगर आपने अपने बच्चों को अभी से वो संस्कार देना, वो जागरूकता फैलाना अगर शुरू नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा दिन टिक पाएंगे। अगली वीडियो इसी तरीके से और आगे हम बनाते रहेंगे आपके लिए, मोस्ट नॉलेजेबल। आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे।